अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक सदर के खत का जवाब ही दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाबी खत में कहा है कि सदर ने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वजीर आजम की सिफारिश पर 9 अगस्त को तहलील की। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है और अब इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करता था। अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का इख्तियार है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मुलाकात की दावत दी थी। सदर अलवी ने आइन के आर्टिकल 224 का हवाला देते हुए लिखा था कि वो कौमी असम्बली के कबल अज़ वक्त तहलील होने के बाद 90 दिन की मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात कराने के पाबंद हैं। खत में कहा गया था कि सदर की जानिब से वज़ीर आज़म के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली को तहलील किया गया था, जबकि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर इस बात के पाबंद हैं कि वो असम्बली तहलील की तारीख से 90 दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करें। यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि 20 फरवरी को सदर आरिफ अलवी ने यकतरफा तौर पर 9 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था। सदर का यकतरफा ऐलान दोनों असम्बलियों के इंतखाबात की तारीखों पर मुशावरत के लिए उनकी दावत को ECP की जानिब से नज़रअंदाज करने के बाद सामने आया था। ताहम अब सूरत हाल बदल गई है, क्योंकि इंतखाबी कवानीन में हालिया तरामीम के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर के मशवरे के बगैर इंतखाबात की तारीख तय करने का इख्तियार दे दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में बुनियादी सवाल यही है कि इंतखाबात की तारीख को लेकर जारी इस आइनी बहरान का ऊँट किस करवट बैठेगा। दोनों जानिब से दलाइल, आइनी हवाले मुस्तकिल सामने रखे जा रहे हैं। एक ये कि सदर इख्तियार रखता है आइनी तौर पर सदर को ही तारीख देनी है, मगर आज सदर के खत का जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से दे दिया गया है कि वो मुलाकात की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इख्तियार इलेक्शन कमीशन अपने पास रखता है, इसलिए तारीख का ऐलान वहीं होगा। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, मुनीब फारूक, इफ्तिखार अहमद और जैगम खान साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। सवाल इस तरह से, सदर ममलिकत आर्टिकल 224 और 48(5), चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 58(1) और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 में तरमीम, दावा और जवाब दावा, ये दोनों जानिब से, यानी कि एक कल खत लिखकर सदर की जानिब से मुलाकात की दावत दी गई कि इस आइनी बुनियाद पर आएँ, बैठें और इलेक्शन की तारीख दें, और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जवाबी खत, जवाबी दावा दे दिया गया है आर्टिकल 58(1) और इलेक्शन एक्ट 57 में जो तरमीम है कि आपके पास इख्तियार नहीं है। किसका दावा दुरुस्त है, कौन दुरुस्त बात कह रहा है, कौन इख्तियार रखता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन साथ ये भी वाज़ेह कर दें कि सदर ममलिकत की जानिब से मज़ीद इस पर मुशावरत शुरू कर दी गई है कानूनी माहिरीन से कि जो वो आइनी किरदार रख रहे हैं या जो इख्तियार रख रहे हैं वो किस तरीके से एक्सरसाइज होगा। जो जवाब दिया गया इस पर जवाब क्या देना है। ज़ैगम खान साहब, ये एक कल दावा था या ख़त था, एक उसका आज जवाब दे दिया गया है, किस दावा दुरुस्त है? अब तारीख कौन देगा, या एक दूसरे को खतो किताबत करते रहेंगे ये बताने के लिए कि इख्तियार किसके पास है? काश हमारे पास एक ऐसा सदर होता जो आग को बुझाने का काम कर सकता, जो लोगों को मिलाने का काम कर सकता, जो इस घर का बड़ा होता, वाकई रियासत का सरबराह होता। काश कि हम उस तरीके से सदर चुनते जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क में चुने जाते हैं। ऐसे सदर जो उस मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, जिन्होंने कौम की बड़ी खिदमत की होती है, जिनके सामने पूरा मुल्क एहतराम से झुक जाता है, तो तब मसले को हल करने की तरफ सदर लेकर जाता। लेकिन हमारी सियासी जमातें तीसरे दर्जे के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को सिर्फ ज़ाती वफ़ादारी की बुनियाद पे मुमलिकत का सबसे बड़ा मनसब संभाल देती हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो मसाइल पैदा करते हैं पूरे मुल्क के लिए, और उस पार्टी के लिए भी जिसने उनको बनाया होता है, उस लीडर के लिए भी जिसकी खुशामद की वजह से वो इतने बड़े ओहदे तक पहुँचे होते हैं। हमें आज वही नज़र आ रहा है। सदर पाकिस्तान उस तरफ नहीं जा रहे जिस तरफ मसाइल हल होते हैं। वो आइनी बहरान को हल करने की तरफ नहीं हमें लेकर जा रहे, वो आइनी बहरान को गहरा कर रहे हैं। आप उनकी ट्वीट को देख लीजिए, इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतनी बड़ी बात, आगे क्या हुआ? क्या उन्होंने इंक्वायरी होल्ड की? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में बात लेकर गए?
इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, पूरे मुल्क में एक बहरान पैदा किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को ख़राब किया और बस आगे बढ़ गए, आगे एक नई बात कर दी। देखिए, कल इस मौजू पर गुफ्तगू हुई थी तो मेरी यही राय थी कि 48(5) के तहत सदर तारीख नहीं दे सकते, क्योंकि ये आर्टिकल अगर आप देखें तो इस आर्टिकल की जो पहला सेक्शन है, पहली क्लॉज है, पहली क्लॉज ये कहती है कि सदर वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद है और उसको उस वक्त डिस्क्रिशन हासिल होगी जब डिस्क्रिशन दी गई हो। और ये आर्टिकल आगे भी जो उन्होंने ख़त में भी लिखा है, इसका जो 5वें के बाद 6ठा आर्टिकल है, वो ये कहता है कि सदर काबीना भी बनाएंगे। तो ज़ाहिर सदर तो काबीना नहीं बनाते, वो तो मशवरे से बनाते हैं। और जो जवाब दिया गया है वो आइनी तौर पर बिल्कुल ठीक है कि असम्बली जिस तरह से तोड़ी गई है उसमें सदर तारीख नहीं दे सकते। सिर्फ एक सूरत हाल है जो उन्होंने कहा कि 58(2), वो ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो चुका हो और कोई दूसरा आदमी भी अक्सरियत ना रखता हो। उस वक्त सदर का डिस्क्रिशनरी रोल होता है कि वो असम्बली तोड़ देता है और उस वक्त वो कहते हैं कि आप फिर 48(5) को मिलाकर साथ में पढ़ सकते हैं कि फिर सदर जो है वो तारीख भी दे सकता है। तो वो सूरत हाल नहीं है। तो मैं इस राय से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ, लेकिन बदनीयती दोनों तरफ से वाज़े है। ठीक है जी, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, तारीख तो देनी है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन इस वक्त आइन के दूसरे तकाज़ों को देख रहा है? ठीक है, क्या वो आर्टिकल 224(1) को देख रहा है? क्या वो आगे बढ़ रहा है? तो नहीं बढ़ा। इंटेंशन दोनों तरफ आपको दुरुस्त नहीं लगती, मगर आप ये समझ रहे हैं कि सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है। मुनीर फारूक साहब, गुज़िश्ता हफ्ते यही गुफ्तगू करते हुए आपका ये कहना था, जब आपने पहली बार ये बात सामने हुई कि सदर मुमलिकत इख्तियार रखते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मदर डॉक्यूमेंट या प्राइम डॉक्यूमेंट है, उसको फॉलो किया जाएगा। आइनी बहस शुरू हो गई है, दोनों जानिब से हवाले दिए जाने लग गए हैं। एक तरफ 224 और 48(5) है, दूसरी तरफ 58(1) और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 है। अब किसे कहा जाए, कौन दुरुस्त बात कह रहा है? क्या सदर, मैं अब इसको अगर इस तरह कहूँ, आइनी किरदार से बाहर चले गए हैं या आइनी किरदार के अंदर ही अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की ज़ात है और जिस तरह से उन्होंने ख़ुद को कंडक्ट किया है पिछले कुछ अरसे के अंदर, उसके अंदर उनका टिल्ट अपनी जमात की तरफ होना, शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार होना और कुछ ऐसे काम कर जाना जिनका ताल्लुक़ उनके मनसब से है, जिनका ताल्लुक़ उनके काम से है और उसमें वो बदनीति और चालाकी का एलिमेंट ज़ाहिर होना, वो तो एक मेरे ख़्याल में अब एक खुली किताब की तरह है। और मेरे ख़्याल में सदर मुमलिकत को तो अपने अहदे से वैसे ही अलहदा हो जाना चाहिए। जो रिसेंटली उन्होंने मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मिसकॉन्डक्ट है ऑन पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो उन्होंने रिसेंटली किया है 2 बिलों के हवाले से। वो मुसवदा आया, वो रेस्ट एज दिस इज़ हिस्ट्री जो सामने है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो सूरत हाल है, मसला ये है कि इसको समझा नहीं जा रहा। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आर्टिकल 48 के तहत सदर को इख्तियार नहीं, ये गलत परसेप्शन है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका जो आर्टिकल 48 है वो सब्जेक्ट का हिस्सा है जो कि प्रेसिडेंट का सारा काम है। प्रेसिडेंट के ऊपर एक पूरा चैप्टर है प्रेसिडेंट के किरदार के हवाले से, उसकी पावर्स के हवाले से। जो सेक्शन 58 का हवाला है वो पर्टिकुलरली डील करता है डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली को। सबसे पहली बात, आर्टिकल 48 का आप उसको हेडिंग देखें। मैं सादा ज़बान में इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसको ज़रा समझने में आसानी हो जाए। वो क्या है? दैट इज़ अबाउट द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये बात तो क्लियर है, इसके ऊपर तो कोई रह ही नहीं जाता है भाम। अब सदर मुमलिकत, जब यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा है कि सदर मुमलिकत ने जब उनको एडवाइस मिली, उन्होंने असेंबली क्यों तोड़ी? पहला सवाल, कैसे टूटी? वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर टूट गई। वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर क्या सदर तोड़ सकते हैं? सदर के पास 58(2)B और वो सारा कुछ जो है वो 18वीं तरमीम के बाद एक्सटेंसिवली चेंज हो चुका है। तो सदर अज खुद तो अब असेंबली तोड़ ही नहीं सकते, जैसे फारूक लगारी साहब तोड़ते थे। वो तो सिलसिला अब रहा ही नहीं है, उसकी हैयत ही तब्दील हो गई है। सदर के ओहदे को एक टुथलेस ओहदा वो बन चुका है, उसके पास ये इख्तियार नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप 58(1) की बात करते हैं कि उसके तहत की गई, तो 58(1) क्या कहता है? 58(1) क्या कहता है? द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर भी ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी एडवाइस पे सदर एक्ट कर रहे हैं और उन्होंने किया, असेंबली तोड़ दी। अब जो नहीं समझी जा रही बात, और मैं समझता हूँ वो इसलिए कि हमारे मुल्क के आइन के अंदर गवर्नर और सदर, इनके कुछ राइट्स को डिस्टिंक्टिव राइट्स कहा जाता है, यानी जिसके अंदर इनके पास इख्तियार है।
कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे सदर या गवर्नर, जब ये नो कॉन्फिडेंस का सारा मामला होता है तो जो भी शख्स प्राइम मिनिस्टर को सदर कह सकते हैं, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को कह सकता है, वो डिस्टिंक्टिव राइट है कि भाई आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें असेंबली से। दैट इज अ डिस्टिंक्टिव राइट। ठीक, उसके लिए सदर को या गवर्नर को चीफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं है, सदर को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं है। दे कैन एक्ट ऑन देयर ओन। अब आप आर्टिकल 48(5) को पढ़िए, देखिए आप आर्टिकल 48 क्या कहता है, वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द असेंबली नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब क्या है, जरा इसको समझिए। बावजूद इसके, नेवरदलेस, हाउएवर, इसको मैं आसान ज़बान में समझा रहा हूँ। नेवरदलेस एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1। अब क्लॉज 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्लॉज 1 के अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, विच ही डिड। तो कर लिया। तो आगे दो पार्ट क्या है 48(5) के? एक ये कि वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे, दूसरा पार्ट कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनवाएंगे, जो कि बनवाता प्रेसिडेंट ही है, विद द कंसल्टेशन ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर। वो ऑलरेडी चैप्टर हो गया, रोल की जरूरत भी नहीं पड़ी, वो सारा कुछ हो गया। यहाँ पर जो डेट का मामला है, देखिए ये बात समझनी होगी कि डेट के हवाले से ये आइन का आर्टिकल सदर को इख्तियार देता है। सदर ने क्यों नहीं दी डेट जब उन्होंने असेंबली तहलील की? क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भेजी कि असेंबली तहलील करें, तो उन्होंने साथ केयर टेकर मेंशन करके उस एडवाइस में भेजा। वो उनकी जरूरत नहीं पड़ी, अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर में हो गया, पर सदर ने क्यों नहीं तब तारीख दी जिस वक्त उन्होंने असेंबली तहलील की समरी? मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत को आई वुड से इट्स अ बैड लीगल एडवाइस। कई दफा होता है, आप हम सब करते हैं। फर्स्ट टाइम में बैड लीगल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट? नो, आई थिंक ही हैज बीन गिवन दिस काइंड ऑफ एडवाइस ओवर अ अब क्या मशवरा है उनके लिए? मेरे ख्याल में वी हैव प्लेथोरा ऑफ एग्जांपल्स जहां पर हम ये कह सकते हैं। लिहाजा जो मैंने बड़े इख्तिसार के साथ कोशिश की समझाने की कि जब हम सारे दोस्त इसको एनालाइज करते हैं, तो हमें ये चीज़ देखनी है। सदर का जो बैगेज है ना, उनका टिल्ट का और उनकी बसद एहतराम, उनकी जो सदारत के ऐवान सदर के अंदर बैठकर उनकी जो रेशा दवानी है उनका, वो नहीं किया जा सकता, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन यहाँ पर मैं वो बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के आइन के अंदर इख्तियार मौजूद है। दो पॉइंट ऑफ व्यू अब साहब हमारे पास आ गए। एक कह रहे हैं नहीं, जो कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है। एक मुनीब साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू के सदर साहब कह रहे हैं कि उनके पास इख्तियार है। सर, तो एक मुलाकात का मौका था कि आज बैठ जाते, दोनों तरफ ही बैठ जाती, बैठ के बात करते और शायद के मसले का हल निकाल लेते, तमाम बातें सामने रख के। क्योंकि अमेरिकी सफीर से भी मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, तो अपने मुल्क के सदर से क्यों नहीं मिल बैठते? ना हमें बात का मौका मिलता, तारीख तय करते और अनाउंस कर लेते। आपकी बात से मैं आधी बात से मुत्तफिक हूँ कि अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात की है तो सदर से क्यों नहीं की? नहीं करनी चाहिए थी अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात। और लेकिन एक एतराज़ भी है मेरा कि हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अमेरिकी सफ़ीर से मिलने पर एतराज़ क्यों करते हैं? ये किया है हमने। अभी पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिकी सफ़ीर और भी बहुत सारे गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात की है। चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की है। मैं तो आज के सिनेरियो में बात कर रही हूँ, बेशक कोई भी मुलाकात करे, मगर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर दरखास्त रद्द कर रहे हैं ना कि जरूरत नहीं है बैठने की मुलाकात। मैं आज की आपकी के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट उन्होंने दरखास्त, जब आपने ये पॉइंट उठाया है, नहीं दरखास्त रद्द करना और जब ये तंजीह और दो टू डिफरेंट थिंग्स हैं। दो चीजें हैं, रद्द करना और कहना की जरूरत नहीं है, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। रद्द सख्त लफ्ज है। जी अफसार साहब। जी मैं आपने आज ही बात की है ना, तो आपने एतराज़ तो उठाया है ना, और ट्विटर पे भी जो जिस तरह तंज़े अंदाज में ये बात पूछी गई है इस प्रोग्राम के हवाले से, मुझे इस पर एतराज़ है कि शाह महमूद कुरैशी ने जब की थी और उनके बेटे ने और उनके भाई ने आज जो झगड़ा कर रहे हैं कल, वो पैसे इकट्ठे करने पे, कब्रों की कमाई पे, ये कैरेक्टर है, वो जाके इमरान खान के हक में वहाँ पे लॉबिंग करें, उस पर हमने सवाल नहीं किया इस प्रोग्राम में। आर्मी चीफ मिलते हैं अमेरिकी सफ़ीर से, हम उस पर सवाल नहीं करते। कल को सदर आरिफ अलवी मिलेगा, उस पर हम एतराज़ नहीं करेंगे। अमेरिकी सफ़ीर को इतनी एक्सेस है क्यों पाकिस्तान में? पहले तो आप ये बताएं ना कि वो हर एक से जाके मिलते हैं, वो फॉरेन ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी से या एक जॉइंट सेक्रेटरी से। आप इस्लामाबाद बैठे हैं, आप बताएं क्यों इतनी एक्सेस है, आप बताइए। बिल्कुल मैं वजह बता देता हूँ। उसमें इस्लामाबाद में एक्सेस इसलिए है इसकी इतनी ज़्यादा कि जब साबिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने गैर मुल्की इमदाद के सिलसिले में उन्होंने कहा कि हमें एक टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट बना के दिया जाए, जिसकी बुनियाद पे आज वो चांद पे पहुंच चुके हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने अमेरिकियों से बंदूकें मांगी
और आज बंदूक हैं, हम बंदूकें वही वाली पकड़ के बैठे हुए हैं अमेरिकियों के मोहताज, और इंडिया चांद पे पहुंच गया उस इंस्टीट्यूट की बदौलत। ये फ़र्क है। इसलिए इस्लामाबाद में एक्सेस मैं नहीं देता। इस्लामाबाद में जो एक्सेस देते हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और उसका एक्सेस कम करने की कभी कोशिश की किसी ने नहीं की, क्योंकि वो हमारा माई बाप है। सीधी सी बात है, वो जिसको चाहेगा जब चाहेगा मिलेगा, और हम अपने आप को उसकी एक्सेस से अलग कर रहे हैं। हम सोच ही नहीं पाते। आपने वो शहबाज गिल की तकरीर नहीं सुनी जिसमें उसने कहा था पाकिस्तान के लोग तो अमेरिका की तरफ देखते, चाइना से तो हमारे ताल्लुकात ही नहीं, हम तो उनको अपने जैसा समझते नहीं, हम अपने आप को अमेरिकियों जैसा समझते हैं। हमारा टिल्ट टुवर्ड्स वेस्ट है, तो हमारा जब टिल्ट टुवर्ड्स वेस्ट होगा, हमारी रूलिंग एलीट के एसेट्स जब वेस्ट में होंगे, उनके इंटरेस्ट वेस्ट में होंगे, बच्चे वेस्ट में होंगे, तो जाहिर है यही होगा। ठीक पॉइंट हो गया। अभी जरा सदर मुमलिकत के टिल्ट की तरफ आ जाएं। उन्होंने आईनी ओहदे के मुताबिक अपना किरदार अदा किया है, जो उनको इख्तियार मौजूद है, या जैसे गुफ्तगू भी हुई सियासी जमात के तर्जुमान के तौर पर चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? आप किस तरह देख रहे हैं? मेरे भाई मुनीब फारूक वकील भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, कल भी और आज भी ज़ैगम खान साहब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। इसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता सिवाय इस बात के जो आपने कहा है कि वो वो वाकई पार्टी वर्कर हैं और शर्मनाक हद तक पार्टी वर्कर हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और यही हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की, जो बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं वो बदकिस्मती से मुल्क के या कौम के लीडर नहीं बनते, वो अपने अपने इदारे के लीडर बनने की कोशिश करते हैं, अपने अपने ग्रोह के लीडर बनते हैं, अपने अपने धड़े के लीडर बनते हैं, या अपनी सियासी जमात के या अपनी कम्युनिटी के लीडर बनते हैं। इस मुल्क के साथ वफा पुरखलूस तरीके से बग़ैर किसी रिया और गर्ज के मैं समझता हूँ बहुत कम लोग हैं जो करते हैं इसी। और यही वजह है कि हमारे यहाँ एक अगर हमारे यहाँ तो एक ट्रेन शहर में लाहौर में बननी थी, उसके लिए कोर्ट में लेके चले गए कि ये बननी नहीं चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि काश इंडिया की कुछ अपोजिशन लीडर भी वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। ये चंद्रयान पे इतने पैसे लगा रहे हैं, यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे गरीबों के पास घर नहीं है। वैसे हमारे यहाँ से एक वफाकी वजीर ने उस वक्त ये मशवरा दिया था कि आप ये चंद्रयान पे पैसे ना लगाएं, मगर आजकल वो तारीफें कर रहे हैं चंद्रयान के वहाँ पहुँचने की। तो जाहिर है ये इतनी मुनाफकत है हमारे अंदर कि जो सियासी जमात अपने आप को पढ़े लिखों की सियासी जमात कहती है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी कि वो गरीबों के लिए एयर कंडीशन ट्रेन के खिलाफ चले गए। और जजेस की आप अकल और उनकी असलियत जजों की देख ले, पढ़े लिखों की, जिनके आज भी जो बाहर बैठे हैं बच्चे भी खुद भी, कि वो एक ट्रेन नहीं चलने दी उन्होंने इस मुल्क में। ये मुल्क आगे कैसे जाए यहाँ की इतनी करप्ट रूलिंग एलीट जहाँ की, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। जाना तो है सर, आगे रास्ता बिल्कुल निकलेगा। इफ्तिखार साहब, इंतखाबात 90 रोज में होना आईनी तकाजा है। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ मान भी लिया जाए तो इलेक्शन कमीशन जो हदबंदियों का मामला कह रहा है उसे तो रोका नहीं जा सकता, वो भी होना जरूरी है। तो फिर अब किसका दावा माना जाए, कहाँ वजन रखा जाए? सियासी जमात के तर्जमान की बात मानना बहुत मुश्किल है। इससे पहले मुझे बिल याद नहीं, उस पर इन्होंने खुल के सदर साहब ने कहा था कि जो बिल मुझे भिजवाया गया है मैं इससे ज़ाती तौर पे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ मैं अदालत में जा चुका हूँ एज ए पार्टी प्रेसिडेंट। और मैं हैरान रह गया जब उन्होंने ये बात की कि क्या उन्होंने उस हलफ की पासदारी नहीं करनी जो उन्होंने उठाया हुआ है, जिसमें एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि मेरी जो लॉयल्टी है, जो मेरी सारी चीज़ है, वो इस मुल्क और आइन के हवाले से होगी। तो उसी दिन क्लियर हो गया था कि ये जो बुज़ुर्ग हैं ये किसकी बात कर रहे हैं और कैसी बात कर रहे हैं। जहाँ देखिए ये आइन में अगर लिखा है कि तारीख़ सदर दे सकता है, तो उसी आइन के ताबे असम्बली ने जो फैसला किया है इलेक्शन के रूल्स के अंदर, वो भी तो उन्होंने किया है ना। और आइन में जो तरमीम के बाद इख्तियार हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चले गए, इट इज़ रिटन। और जब ये हो रहा था तो इस सदर साहब को उसका एहसास क्यों नहीं हुआ, और उस वक्त उन्होंने ये बहस क्यों नहीं शुरू कर दी कि जी मैं नहीं मानता इसको। ये फैसला जून में हुआ, बिल्कुल उनको जून जुलाई अगस्त के 3 महीने क्यों नहीं ख्याल आया कि एक ऐसा फैसला किया जा रहा है जिससे उनके इख्तियारात में मदाखलत हो रही है। जो आज माहिरीन उनको मशवरा दे रहे हैं ना, इफ्तिखार साहब मशवरा देने वाले कहीं नाक़िस मशवरे तो नहीं दे रहे? अगर हर उनको लीगल मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं पता। आपने सवाल किया, मैंने तो पहला पॉइंट ये रेज़ किया कि उन्होंने एक बिल को इसलिए वापस कर दिया कि लिखा कि मैं इसके ख़िलाफ़ ज़ाती तौर पर मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। ठीक है, ज़ात ख़त्म हो जाती है जब मैं हलफ ले लेता हूँ, देन आई एम द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर, और जो हलफ लिया है। दूसरी बात है आइन में मौजूद है, ठीक है, लेकिन जो कानून बन चुका है जून में बना, अगर इनको एहसास हो रहा था गलत बन रहा है चैलेंज कर देते, नहीं किया। अब है ये खेल रहे हैं। अब बात है कि राब्ते जो शुरू किए हैं ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने,
सियासी जमातों से, और मुझे उम्मीद है कि इसमें पीटीआई वाले भी शामिल होंगे। बिल्कुल, आज मिला है उनका। मिला है, चले, ये बहुत अच्छा हो गया। तो ये एक बात है जहाँ पे मशावरत की ज़रूरत है अगले इलेक्शनों के लिए, कैसे कंडक्ट किया जाए, साफ और शफाफ का मतलब क्या है, क्या इसकी कोई डेफिनेशन है, अगर है तो किस डिक्शनरी की डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हर निगरान हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगा कि उसने इलेक्शन में धांधली की है, और जब ये इल्ज़ाम लगेगा तो एक फसाद बर्पा होगा जो इस दफ़ा गलियों और महलों में होगा। अब बात है कि उन्होंने अगर नहीं मिलने का ख्वाहिश का फैसला किया तो उसकी कोई कानूनी वजूहात उनके मुशीरों ने उनको पेश की होंगी, जिसके जवाब में आपके पास मौजूद एक ख़त है जिसमें उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर किया है। बाकी इलेक्शन की तारीख का काम इलेक्शन कमीशन का है, सदर का कोई सवाबदीद नहीं। अगर सदर अपनी सवाबदीद से असम्बली तहलील करें तब वो तारीख दे सकते थे, जैसे कि मुनीब ने हमें वो आर्टिकल पढ़ के बताया है। अब बात यह है सदर सुप्रीम के कोर्ट के कोई गलत फैसलों का इन्हिसार लेके अगर जंग को जारी रखना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन इसमें जो अफसोसनाक बात है पूरा पाकिस्तान का इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं वो एक्सपोज हो गया है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, सदर गैर आइनी फैसले करते जा रहे हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि बाय द एंड ऑफ द डे क्या होगा। उनको ये पता 15 दिन और हैं, कोई और आईनी बुरान खड़ा कर सकते हैं? नो 15 दिन नहीं उनके पास। अच्छा, आईनी उनको पता है कि आइन उनको इजाज़त देता है कि अगले सदर के आने तक वो इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। अभी तो ये तय नहीं हो रहा कि वो आईनी तौर पर तारीख देंगे कि नहीं देंगे, तो आने का तो किसी को पता नहीं। दो चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर रही, आप सदर की बात कर रही हैं सर, जैसे आइन को लेके चल रहे हैं। मैं तो प्रेसिडेंट विल रिमेन द प्रेसिडेंट, क्यों भी ठीक है, ऐसा है नंबर एक। और दूसरी बात है इसकी इम्पीचमेंट नहीं हो सकती क्योंकि पार्लियामेंट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, और इस फैसले का क्या करोगे मुनीब कि प्रेसिडेंट खुद असेंबली का हिस्सा है, ही इज ए पार्लियामेंट। ये क्या कर रहा है, किसके साथ मजाक कर रहा है? अपने साथ कर रहा है, अपने ओहदे के साथ कर रहा है, अपने इख्तियारात के साथ कर रहा है, अपने पार्लियामेंट के पास होने के हिसाब से कर रहा है, क्या कर रहा है? फिर वही बात जो आप सबने कह दी कि सियासी किरदार अदा कर रहे हैं। ब्रेक पे जाना है और के सोचने की बात है कि पहले उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने उन्होंने खत लिखा है वो उन्हें ये जवाब दे रहे हैं कि सदर साहब आप ठीक नहीं कह रहे हैं, तो मेहरबानी करके सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो आज एक हेयरिंग थी जिसकी बड़ी गूंज रही गुज़िश्ता रोज से कि आज 1 बजे कुछ होने को है, वो तो ना हुआ, क्या हुआ इस पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में कैद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर अहम समाअत हुई, जिस दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये डिवीजन बेंच ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान सैंडविच बन चुका है। साबिक वजीर आजम की दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि सजा मुअत्तली के 3 ग्राउंड्स हैं, एक तो शॉर्ट सेंटेंस, दूसरा केस के अदालती इख्तियार का मामला है। सेशन अदालत बराह रास्त इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत का इख्तियार ही नहीं रखती है। अदालती दायरा इख्तियार का मामला पहले निपटाया जाना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस बेंच का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी केस की समाअत चल रही है, हाई कोर्ट मामले का हल निकाल रही है, यही हमारे निज़ाम की खूबसूरती है। हाई कोर्ट का फैसला आने दें, फिर समाअत करेंगे। इस पर अदालत उज़्मा ने समाअत मुलतवी कर दी। पैनल के लिए सवाल, चीफ जस्टिस के गुज़िश्ता रोज के रिमार्क्स, आज सुप्रीम कोर्ट का लहजा तब्दील, एक रात में ऐसा क्या बदल गया? गुज़िश्ता रोज मुनीब साहब आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि आप बैठें और सुने और फैसला करें, कल 1 बजे हम बैठेंगे। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीआई के वकील के बयान, रिमार्क्स, आज की भी गुफ्तगू, बार बार इस बात पर इसरार कि फैसला दें, हाँ दें या नहीं दें, बट कुछ दें कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, क्योंकि वहां भी इंतजार जारी था। क्या हुआ है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो गुज़िश्ता रोज़ का सुप्रीम कोर्ट का कॉन्डक्ट है चीफ जस्टिस साहब का, बसद एहतराम देखिए, क्योंकि वो फैसले या ऑर्डर्स जारी करते हैं तो कोई भी बैसियत एक पाकिस्तानी मैं तो उनको उसकी बिना पर ही जज करता हूँ। जो काम कल चीफ जस्टिस साहब ने किया है, देखिए वो वही काम है, उसकी नौयत ज़रा फ़र्क हो गई है, मतलब लेकिन काम वही है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया, ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को बिठाया, नीचे कहा कि हाँ ये मॉनिटरिंग जज है, आप नीचे ट्रायल करें इनका एहतसाब अदालतों में।
ट्रायल जज ने, वो पंजाबी में कहते हैं ना, स्वाह करना था जब ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज, मॉनिटरिंग जज बैठा हो, जो अपना ज़ेन शेन सब कुछ बता चुका हो और कर चुका हो, और फिर आपको पता है वो JIT और व्हाट्सएप वाली और सारा कुछ जो शाखसाना था वो अपनी जगह मौजूद हो। तो उन्होंने वही कुछ किया। आज जब चीफ जस्टिस साहब ने गुज़िश्ता रोज़ का हुक्मनामा जारी किया, देखिए ये बात अपनी जगह, मैं पहले रोज़ से कह रहा हूँ कि जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला है उसके अंदर सुकम है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, वो हर्डली दिया गया। ये मुतअद्दिद जगह पर मैं आपके प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसके अंदर कानूनी सुकम है। लेकिन अगर निज़ाम की खूबसूरती के बड़े दाई हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब, तो निज़ाम की खूबसूरती सिर्फ ये कहती है कि कोई मामला अगर एक सबॉर्डिनेट अदालत, बेशक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके अंदर पेंडिंग है, और अगर कोई उनके पास आ जाता है कि जनाब वो फैसला नहीं कर रहे, जल्दी नहीं कर रहे, या वो बायस्ड हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्डक्ट होता है वो सिर्फ इतना होता है कि देखिए ये मामला सब जुडिस है, हम ये कह सकते हैं अदालत को सिर्फ कि इस पर जल्दी फैसला सुना दें, बस। ना वो मेरिट डिस्कस करेंगे, ना टेक्निकल पॉइंट्स बताएंगे, ना ये कहेंगे ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलती है, हो बेशक गलतियों से भरा हुआ हो फैसला, जो कि इसके अंदर गलतियां हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपना फैसला करने दें। अगर आप वो करते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ आपने किया था, तो ये जस्टिस से ज़्यादा, इंसाफ से ज़्यादा ये मौका परस्ती भी है, ये एक्सपीडियंस भी है। और फिर उसके अंदर और वो जो फैक्टर नज़र आ जाते हैं कि इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब का जो ओहदा है वो उसके साथ भी इंसाफ नहीं फरमा रहे, और कई दफ़ा वो कुछ जज्बात के अंदर भी बहते हुए नज़र आए हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर। तो जो कॉन्डक्ट कल चीफ जस्टिस साहब का था वो मौजूद था, उन्होंने जो करना था वो कर लिया, मतलब उन्होंने जो कला कमा करना था वो कर चुके हैं कल। आज तो बस वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में हम कहते हैं ना, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ रहे थे। आज मामला शायद अदालत में हो जाना था मुकम्मल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो सका, और कल नॉर्मली जुम्मे को डिविजनल बेंच नहीं बैठता इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन अब वहाँ बैठेंगे। और जो मुझे इतलात मिली है अब तक कि इलेक्शन कमीशन ने 2 वकला ऐड कर दिए हैं, यानी अशतर औसाफ साहब और इरफान कादिर साहब। अशतर औसाफ साहब नहायत ज़ीरक वकील हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से गुफ्तगू फरमाते हैं, लेकिन शुस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। इरफान कादिर साहब बड़े तगड़े और एग्रेसिव किस्म के वकील हैं। वो बातें इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में कर जाते थे जो कोई सोच भी नहीं सकता, तो उन्होंने अपना एक स्टांस बदल लिया है इलेक्शन कमीशन ने भी कल। तो सवाल सिर्फ इतना है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो किया है वो उन्होंने खुद आइन के अंदर या हमारे मुल्क की जो निज़ाम इंसाफ है उसके अंदर जो एक ढांचा बना हुआ है उसको वायलेट किया है। और एक रात में कुछ तब्दील नहीं हुआ, उन्होंने बसाद एहतराम आज सिर्फ गोंगलों से मिट्टी झाड़ी या रियलाइजेशन थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अबसार साहब, उन्होंने कहा डिवीजन बेंच ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान सैंडविच बन गया है, ये आज वहां रिमार्क्स दिए गए। क्या सुप्रीम कोर्ट के हमख्याल जजेस के रवैये के बायस अदलिया दबाव महसूस कर रही है? बिल्कुल कर रही है, और इसमें बदनामी अदलिया की है। मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी, जावेद हाशमी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करवाई थी 2014 की। सर्कमस्टांशियल एविडेंस देख लें, जो कुछ जावेद हाशमी साहब ने कहा उस वक्त कि जर्नैलों ने कहा कि हमारे जजेस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और वो सब चीज़ें संभाल लेंगे, वही हो रहा है, अब तक हो रहा है। बदकिस्मती सिर्फ ये है कि बीच में काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने कि जिनको रिमूव करने की पूरी कोशिश की गई ताकि एजाजुल हसन साहब चीफ जस्टिस बन सकें उमर अता बंदयाल साहब के बाद, और उसके बाद ज़ाहिर मुनीब अख्तर वो जिनके हैं वो तो आपको पता है। तो इंतज़ाम तो पूरा किया था और किया गया है। इसलिए ये जो बात है ना कि जी आज उनका रवैया बदल गया और कल हो गया, कोई नहीं बदला। अफसोस इस बात का है, सिर्फ मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि इमरान खान को इंसाफ दिलवाने की कोशिश की जा रही है और आउट ऑफ द वे जाके की जा रही है, इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अल्लाह जानता है हर मुलजिम को या मुजरिम को ये हक है कि वो इंसाफ उसको मिले, और इसके लिए वो और जल्द से जल्द मिले। ये जो मैंने पहले भी नवाज शरीफ के बारे में भी ये बात कही है कि अगर उनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है और वो इंसाफ चाहते हैं तो ये उनका हक है। इसी तरह अगर इमरान खान के साथ बेइंसाफ़ी हुई है, वो इंसाफ चाहते हैं, ये उनका हक है। आप एक इंसान के लिए जिसका ताल्लुक उस सियासी जमात से जिस सियासी जमात से आपका और आपके घर वालों का ताल्लुक है, तो आप उसके लिए तो आउट ऑफ द वे जा रहे हैं इंसाफ देने के लिए। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक आपकी मुखालिफ सियासी जमात से है, उसके लिए ऊपर आप उलट बिल्कुल चलते हैं। और वहां जज सुप्रीम कोर्ट का बिठाने का यह मकसद था कि जो कुछ हमने गंद डाल दिया है, जो हमने इंसाफ के परखचे उड़ा दिए हैं, उसके खिलाफ कोई वो छोटा जज जो है, नीचे वाला जज वो फैसला ना दे सके।
इनका 129वां नंबर है, पूरी दुनिया जानती है ये करप्ट है ये लोग। ठीक है अफसार साहब, ये 129 एक दिन में तो आया नहीं है, बड़ी मेहनत से 129 तक आए हैं। इदारे अपनी जगह मोहतरम है, लेकिन अंदर बैठी शख्सियात को भी ख्याल करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है जी, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो दीगर दोनों पैनलिस्ट की राय भी शामिल होगी। चीफ जस्टिस के गुज़िश्ता रोज के रिमार्क्स, आज सुप्रीम कोर्ट का लहजा तब्दील, एक रात में ऐसा क्या बदल गया, इस पे गुफ्तगू हो रही थी। ज़ैगम साहब, चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से ही रिलीफ की आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी, अगर रिलीफ ना मिला तो फिर आखिरी आसरा क्या हो सकता है? देखिए, बहुत से दिल जले इस्लामाबाद को कूफा कहते हैं। जो कूफे की बहुत सी सौगातें हैं, उस पे एक सौगात कूफा के काजी भी थे जो रातों रात राय बदल देते थे और ताकतवर लोगों की मंशा पर, उनकी ख्वाहिश पर फैसले करते थे। तो माजी में तो हमने देखा है, हमने बड़े बड़े लोगों की इन काजियों के हाथों गर्दनें कटती देखी हैं, जो कूफा के काजियों से रवैया मुख्तलिफ नहीं था। तो आपका सवाल तो ठीक है, लेकिन ये जो आज वाली बात है ये ज़रा मुख्तलिफ है। कल और आज में मैं बिल्कुल अपने कोलीग से इत्तफाक करता हूँ कि कोई रवैया नहीं बदला। कल इन मुअज़्ज़िज़ जजों ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजों ने निगरान जजों का रोल अख्तियार कर लिया था और आज उन्होंने उस अख्तियार को जारी रखा। हाई कोर्ट को उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया। कितनी ब्लेटेंट वायलेशन है इंसाफ के बुनियादी असूलों को कि हाई कोर्ट ने फैसला करना है और इन्होंने अपील सुननी है, और हाई कोर्ट में अपील ज़ेर समात है और ये अपना पूरा माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं। ये बता चुके हैं कि उनकी नज़र में जो फ़ैसला है, जो बुनियादी फ़ैसला है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, उस पर तनकीद कर चुके हैं, अपना फ़ैसला ये सुना चुके हैं। और अब ये निगरान अदालत लगाकर इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बड़ी बेचैनी से इंतज़ार है कि अगर हाई कोर्ट का फ़ैसला उस तरीके से नहीं आता जिस तरीके से निगरान जजों ने बनाया है, बताया है, तो फिर हम बैठे हैं ना, तो फिर फ़ौरन उसको ले लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका पहले भी उन लोगों को, उस पार्टी को नुकसान हुआ है जिसके साथ इन्होंने अपनी मोहब्बत को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। पंजाब के इलेक्शन का केस भी इन्होंने हाई कोर्ट से छीन लिया था। हाई कोर्ट में वो ज़ेर समात थी अपील और इन्होंने 184 के तहत उसको छीन कर ख़ुद से सुनना शुरू कर दिया। तो क्या पंजाब में इलेक्शन हो गए? इसी तरीके से इन्होंने 63A को जो डेफिनेशन की और आइन लिख दिया और पंजाब में हुकूमत ही गिरवा दी और बनवा दी। तो फिर क्या पंजाब मिल गया? इस तरह की मैनिपुलेशंस वो फोरम करे जिसका काम इंसाफ देना है और जिसका काम झगड़ों को ख़त्म करना है। अगर वो झगड़े बढ़ाएगा तो फिर मसले उलझेंगे, फिर उसको भी फ़ायदा नहीं होगा जिसकी खातिर झगड़े बढ़ाए जा रहे हैं। तो लगता इस तरीके से है कि तब्दीली प्रोजेक्ट पिंडी में तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस्लामाबाद में एक मचान लगा के यहाँ पे हमारे काजी तब्दीली प्रोजेक्ट को जारी रखे हुए हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक है। ठीक, हमारे इन काजियों को, हमारे इन जजों को सोचना चाहिए कि तारीख़ उनको कैसे याद रखेगी। इनको सैकड़ों साल तक याद रखा जाएगा। क्या तारीख़ इनको उसी तरह याद रखेगी जिस तरह कूफा के काजियों को याद रखती है, या जिस तरह ख़ुद हम आज जस्टिस मुनीर को याद करते हैं, मौलवी मुश्ताक को याद करते हैं, अनवारुल हक को याद करते हैं, इफ्तिखार चौधरी को याद करते हैं, ठीक है, और साकिब निसार को याद करते हैं? क्या उन्हीं नामों में ये अपना इजाफा कराना चाहते हैं? क्या उसी हाल ऑफ फेम में ये चाहते हैं कि इनकी तस्वीरें भी लगें, या ये इंसाफ करना चाहते हैं? इंसाफ होना चाहिए। ज़ैगम साहब ने बहुत से वैलिड क्वेश्चंस उठा दिए हैं। इफ्तिखार साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान है, दबाव फ़ायदा देगा या नुकसान? नहीं, ये बात तो देखे, मुनीब कह रहा है कि जो फैसला है उसमें लेकुनज़ हैं, लेकिन इस हरकत से शक पैदा कर दिया गया। और ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, कि जब आप निगरान जज का रोल इस्तेमाल कर दें तो फिर क्या फ़ैसला और क्या कानून और किसका इंसाफ चले। इसके अलावा एक केस और तैयार किया उन्होंने कि जनाब गिरफ़्तारी के बाद क्या सहूलियात उनको फ़राहम की गई हैं, उसकी एक मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए। मैं कई दफ़ा आपके चैनलों से ये मुतालबा करता रहता हूँ कि ये जज साहिबान ये इख्तियार
पाकिस्तान के तमाम उन लोगों को दे दें जिन पर मुकदमा चल रहे हैं कि वो कैसी सहूलियात को सामना करते हैं रोज़ाना जेलों में, और जो सहूलियात आप फराहम करना चाहते हैं एक ख़ास शख्स को वही सहूलियात पाकिस्तान के 70,000 कैदियों को भी फराहम करने के ऑर्डर में लिख दीजिएगा कि ये जो इस शख्स का नाम या वल्दियत लिख के कि जो इसको हम सहूलियत देने के लिए कह रहे हैं, इसका इतलाक़ पाकिस्तान की तमाम जेलों के 70,000 कैदियों पर भी होगा। ये तो होगा इंसाफ, और इस इंसाफ को लोग मानेंगे भी, तस्लीम भी करेंगे, और आपको ये नहीं कहेंगे कूफे के काजी नहीं कहेंगे, बल्कि आपके लिए अच्छे अल्फाजों का चुनाव करेंगे। बराए मेहरबानी आप ऐसा कीजिएगा, वरना ये निज़ाम की खूबसूरती, ये जो बातें हैं कि ये हम हाई कोर्ट के जजमेंट का फ़ैसला करेंगे, ये सब दिखावे की है। लोग बहुत चालाक हो गए हैं, लोग सब कुछ समझते हैं, और ये बात शायद आप नहीं समझ रहे। और कितने अफसोस की बात है कि आप चीफ़ काजी होने के बावजूद भी लोगों की ख्वाहिशात, उनकी सोच से बिल्कुल दूर खड़े हैं। ठीक है जी, यहाँ पे प्रोटोकॉल की भी बात हो रही है, लेकिन इससे पहले भी सियासी तौर पर बड़ी शख्सियात को प्रोटोकॉल मिलते हैं। मैं बड़ी शख्सियात की बात नहीं कर रहा, मैं तो किसी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ सबको दो, 70,000 कैदियों को दो। यही तो कह रही हूँ, आपने नहीं आप मुतालबा किया कभी भी ऐसा, मैं करता हूँ हमेशा। 70,000 कैदियों को वही सहूलतें फराहम करो जो इस कैदी को दे रहे हो, ख़त्म। और जैसे उनकी हालत से मुतालिक आज रिपोर्ट तलब की है, फिर सबकी हालत से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब करें और पता करें कि जेलों में कैदियों के साथ क्या सलूक है। लेकिन इंसाफ यकीनन होना चाहिए और होता हुआ नजर भी आना चाहिए सबके लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, चारों का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।